पर 19,000 अराउंड इनमेट्स हैं इस टाइम टोटल तिहाड़ प्रिजन्स में। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो अंडर ट्रायल केसेस हैं वो इतने लंबे चलते हैं, मतलब एक तरह से हम बोले कि नंबर ऑफ केसेस ही इतने ज्यादा है, हमारा सिस्टम इतना ज्यादा ओवर बर्डन रहेगा उन्हें। तिहाड़ में काम करते हैं, वहाँ का थोड़ा एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन करिए कि वहाँ पे इनमेट्स दिनचर्या जो है किस तरह से रखते हैं। मैं किसी से भी मिला हूँ, ठीक है, हम मतलब हर तरह के लोगों से वहाँ बातचीत होती है, तो मतलब तो जिस वार्ड में वो है उस वार्ड में वो मंदिर के पुजारी बन गए हैं अब। बार बार ऑफेंडर है, बहुत टाइम से कर रहा है, वो बार बार जेल में आ रहा है, तो उसकी मेंटेलिटी में ऐसा क्या स्विच नहीं हो पा रहा है कि वो बार बार ऑफेंड कर रहा है? हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स भी होते हैं क्या अभी भी? हाँ बिल्कुल होते हैं, देखिए उसमें क्या है कि वहाँ पे क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है अलग अलग जेल्स का, लाइक होता है जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, वो मतलब जेल के अंदर भी उनको बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिलती हैं, लाइक उनको थोड़ा लग्जरी खाना मिल सकता है, लग्जरी रहन सहन के लिए चीज़ें मिल सकती हैं। इसके बारे में थोड़ा इंसाइट बता सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है या फिर और भी सारी चीज़ें? लाइक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एज अ साइकोलॉजिकल एंड प्रिजन काउंसलर तिहाड़ जेल में अभी वर्क कर रहे हैं। हाँ सो जी। कैसा लगता है, मतलब इस प्रोफेशन में रहकर एंड प्रिजनर से बातचीत करके क्या जानने को मिलता है? देखिए मेन एक पॉपुलेशन जैसे हमारे यहाँ पे ना अलग अलग आप फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहते हैं कि लाइक प्रॉब्लम सेम होगी, जो ह्यूमन साइकी है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ना, तो वो लगभग हम सबका थॉट पैटर्न सेम है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं वही प्रॉब्लम्स या वही सोचने का तरीका उनका भी है, जस्ट कि एक डिफरेंट सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है कि वो अलग अलग सेटिंग में चीज़ें किस तरह से रोल प्ले आउट कर रही हैं। कि लाइक अगर हम स्कूल में हैं तो स्कूल में क्या होता है कि बच्चों के अपने इश्यूज आते हैं कि कैरियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या एक क्लास से दूसरी क्लास में गया तो वहाँ ट्रांजिशन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। अगर हॉस्पिटल सेटिंग में है तो फिर वहाँ जो क्लिनिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो सारे पैटर्न्स देखने मिलते हैं। तो ऐसी जो इनमेट्स की पॉपुलेशन है तो वहाँ एक तो जेल स्पेसिफिक इश्यूज जो रहते हैं कि जो जेल के अंदर वो इश्यूज फेस करते हैं, जो एडजस्टमेंट इश्यूज हो गया आपस में इनमेट्स का, है ना, या किसी तरह का और कोई उसको इशू हो रहा है वहाँ पे, लीगल कोई इश्यूज हैं, मतलब डिफरेंट तरह के मेडिकल इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, है ना, तो वो उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं उनके इश्यूज। एक इश्यूज ऐसे रहते हैं कि जो बाहर की दुनिया से अब वो कट गए, है ना, तो अब वो वहाँ पे जो भी उनके अफेयर्स रहे होंगे कि जो फैमिली रही है फैमिली से वो दूर हो गए हैं, या किसी और तरह का जो मतलब मानो कोई इंसिडेंट उनके लाइफ में घटना घटी इस तरह की, या जिस तरह का वो इन्वायरमेंट में थे बाहर वो इन्वायरमेंट अब मिसिंग आउट हो रहा है, तो वहाँ पर भी एक जो डिस्ट्रेस कॉज होता है, तो इस तरह से मतलब वो पूरा के पूरे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम वही है कि लाइक डिप्रेशन का जो सैडनेस का इशू है, जो एनजाइटी का इश्यूज है, जस्ट सेटिंग चेंज होने की वजह से वो उनका मतलब एक तरीके से रीजन चेंज हो जाता है, डिसऑर्डर या प्रॉब्लम्स वही सेम है जो हम लोग भी दुनिया में फेस करते हैं एक तरह से। बट मेजरली जिसको सजा हुई भी होती है उसका तो पूरा मेंटल अलग चल रहा होता है ना वो पूरा, तो उसमें कैसे डील करते हैं उसमें? देखिए जैसे कन्विक्ट्स होते हैं रोनित, है ना, कि हाँ। कन्विक्ट की पहले तो जेल में पॉपुलेशन बहुत कम है इस टाइम पे, अराउंड मान के चलिए अगर आप 19,000 अराउंड इनमेट्स हैं इस टाइम टोटल तिहाड़ प्रिजन्स में, दिल्ली प्रिजन में, तो उसमें से हमारे 4-5 हज़ार ही हैं जो गिनती के, मतलब एक मोटा मोटा आपको फिगर बता रहा हूँ कि 1/4 के ही आसपास जो फिगर है जो कन्विक्ट्स हैं। उसके बाद भी मतलब जो कन्विक्ट्स होते हैं तो सबका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होता है। अभी जैसे कि कुछ एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोले कि किसने मानो कोई क्राइम किसी ने किया, कोई उससे कोई एक्ट हुआ, तो या तो वो एक्सेप्टिंग है कि वो अपना एक्सेप्टेंस वाले मोड पे है, तो वो क्या बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जो किया था तो उसकी सजा तो हमको मिलनी थी, तो उसके लिए थोड़ा इजी होता है वो एक्सेप्ट करना कि वो आराम से अपने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएगा। कुछ इनमेट्स रहते हैं दे आर स्टिल होपफुल कि चलो अगर सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से मतलब मुझे सजा हुई है तो वो दे विल मूव फॉरवर्ड टू द हायर कोर्ट। जैसे अगर सेशन कोर्ट से हम्म। उनको सजा सुनाई गई है, सेंटेंस हुआ है, तो वो होपफुल होके आते हैं कि सर कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा वहां पर वो मेरे लिए मेरी सजा माफ कर देंगे या मुझे बरी कर देंगे, या जो भी मतलब जो भी फैक्टर होगा, कहीं ना कहीं वो अपर कोर्ट को लेके वो होपफुल रहते हैं वहां पे। तो एक तरह से यहाँ डिस्ट्रेस भी खत्म हो गया कि मतलब एक तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में जो भी उनको करना है, एक हो गया कि वो अभी भी होपफुल है कि कोई बात नहीं हमारा अपर कोर्ट जो है वो हमको हेल्प करेगा। और कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि उनके लिए एक रिलीफ फैक्टर होता है
क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो अंडर ट्रायल केसेस हैं वो इतने लंबे चलते हैं, मतलब एक तरह से हम बोले कि नंबर ऑफ केसेस ही इतने ज्यादा है, हमारा सिस्टम इतना ज्यादा ओवर बर्डन रहेगा उन्हें, कि जो नॉर्मल सा भी एक केस होगा पता पड़ा कि उसकी में सजा है 2 साल 4 साल 5 साल, है ना। तो अब वो अंडर ट्रायल, जब तक वो कोर्ट पे ट्रायल पे चल रहा है, वो ट्रायल पर ही वो अंडर कस्टडी इनमेट इतना ज्यादा काट देता है, तो वो प्रिफर क्या करते हैं कि इससे अच्छा तो मुझे सजा ही हो जाए, तो एटलीस्ट हम्म। मुझे कंफर्म तो रहेगा ना कि मुझे इस टाइम पे मैं निकल जाऊंगा। मतलब जहां पर वो एज अ अंडर ट्रायल वहां पे सर्व कर रहे हैं जेल कस्टडी में, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट डेट, मतलब कितनी कोर्ट डेट और लगेंगी, कितना टाइम और लगेगा, कितना वो एक मतलब वो अनिश्चितता में बैठे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है कि अब कब क्या होगा। पर सजा होने के बाद शायद उनके लिए ज्यादा क्लियर हो जाता है रास्ता, कि दे नो कि इतना सजा है, इतने टाइम मुझे रहना है और इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। तो वो एक तरह से वो पीस ऑफ माइंड भी लेके आता है। तो मेजोरिटी चंक तो मैं यही देखता हूँ कि जो भी इनमेट्स हैं वो कन्विक्ट होने के बाद या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, या तो हायर कोर्ट की तरफ मूव करते हैं, या एटलीस्ट उनके लिए क्लियर हो जाता है कि भाई अब कोई बात नहीं, है ना। इतना टाइम, जैसे 2 साल की सजा है तो 2 साल की तो बात है, कम से कम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने, अलग अलग जगह वकीलों को पैसे नहीं देना, अपना समय काटेंगे और अपने आराम से चले जाएंगे। फिर कुछ इनमेट्स जो होते हैं वो मतलब एक ऐसा मानिए कि कुछ जो पॉपुलेशन जो बचती है जहां पर उनको फिर डिस्ट्रेस कॉज होता है कि अब मुझे सजा हो गई है। और जनरली डिस्ट्रेस क्या होता है कि हम्म। जैसे मेरी फैमिली बाहर है, मेरे बीवी बच्चे बाहर हैं, या मेरे माता पिता बूढ़े हैं, तो वो डिस्ट्रेस कॉज करने वाले इश्यूज होते हैं। ठीक है, या फिर मानिए कोई अंदर, मतलब वो कैसे अपना करेंगे, जैसे किसी को लाइफ सेंटेंस हो गया, ठीक, तो फिर वो उस तरह से कैसे रहेगा। तो वहां पर फिर हमारे काउंसलिंग का रोल ज्यादा आता है कि उनको उस, पहले तो धीरे धीरे एक ग्रीफ पीरियड भी है वो, कि उस पर्टिकुलर ग्रीफ पीरियड से वो निकलेंगे, कि जो सजा का एक दुख है उस दुख से उनको पहले निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली बोले कि कोई बात नहीं, मतलब जो हम बाहर के पॉपुलेशन में बोलते हैं कि तरीके हैं जो बात करने के, वो शायद हम अंदर डायरेक्टली नहीं कर सकते। कि लाइक अब किसी को मानो डेथ डेथ सेंटेंस हुआ है, डेथ पेनल्टी हुआ है, या किसी को मानो लाइफ सेंटेंस हुआ है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कोई बात नहीं होता है, मतलब ये वाला तरीका काम नहीं करता है वहां पे। हमें वहां पे उनको धीरे धीरे कैथारसिस करना होता है, कि एटलीस्ट सबसे पहले वो अपने इमोशंस को वेंट आउट कर सकें। फिर धीरे हम्म। धीरे जब वो शांत होते हैं, तब वो बात करने की हालत में आते हैं। 1-2 दिन 1-2 बार सेशन उनका लेना पड़ता है, तब वो जब बात करने की हालत पे आएंगे तो फिर धीरे धीरे उनको वो खुद फिर एक्सेप्टिंग टोन पे आते हैं। लाइक अगर वो अपनी, तो हम लोग भी फिर वही तरीका अपनाते हैं कि लाइक हम एक होप उनको देने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, आप आगे हाई कोर्ट में अप्लाई करिए, अभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। एक ये तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि उसको हम एक्सेप्टेंस वाले टोन पे ले आए, कि वो अपने चीज को स्वीकार कर ले, अपने कंडीशंस को स्वीकार कर ले। या एक जो मतलब वही जो प्रोसेस जो बाकी इनमेट्स इजीली कर ले गए थे, हम उनको उसी थ्रू, मतलब एज अ कैटलिस्ट हम लोग उनकी हेल्प करते हैं कि वही या तो एक्सेप्ट कर लें, या तो होपफुल हो के हायर कोर्ट्स की तरफ मूव करें, या अपने सजा को काट सकें, कि कैसे उस सजा को इजी कर सके। तो वेरिएबल्स ये हो सकते हैं कि जैसे किसी को सजा हो गई, तो अब हम उसको वहां पे काम दे सकते हैं कि जेल में वो कहीं पे काम कर सकता है। लाइक जिस जेल में मैं पोस्टेड हूँ वहां पे कंबल बनाने की फैक्ट्री है, तो वहां पे वो कंबल बना हम्म। सकते हैं और उनको डेली वेजेस अर्न कर सकते हैं। तो जैसे उसकी जो टेंशन थी कि मैं घर वालों को कैसे सपोर्ट करूंगा, तो अब वो जेल में काम करके कुछ पैसे घर पर भेज सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अपने घर वालों को, है ना। अगर मानो उसके पास पैसे हैं, सिर्फ टाइम नहीं कट रहा है, तो जेल में मतलब अलग अलग रोल्स हैं सबके लिए, मतलब सारे इनमेट्स और हाँ। स्टाफ मिलके काम करते हैं। मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि ओके। अगर 100 में से 25 स्टाफ है तो 75 इनमेट्स हेल्प करते हैं काम करने में, मतलब इतना बड़ा उनका योगदान है, तो उनको हेल्प होती है, अपना टाइम इजीली काटते हैं, और बाकी हमारा भी काम इजी होता है, कन्वीनियंस होता है। तो इस तरह से वो सारा कोलैबोरेट होके, तो मतलब एक धीरे धीरे टाइम के साथ वो एडजस्ट होते चले जाते हैं फिर। ओके। ओके। हाँ लाइक इससे ना मेरे को यही सवाल आ रहा था, जैसे हमने मूवीज में देखा है जो भी बड़ी बड़ी जेल्स होती हैं तो उसके हाँ अंदर है ना मील्स वगैरह के टाइम पे और है ना अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जिस तरह से बिल्कुल। मूवी में दर्शाया जाता है कि वो किसी वर्क कर रहे हैं, कोई कुछ अलग कंस्ट्रक्शन कर रहा है जेल के अंदर ही बाउंड्रीज के अंदर। तो आप बिल्कुल थोड़ा मतलब आप जहाँ पर तिहाड़ में काम करते हैं वहाँ का थोड़ा एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन करिए कि वहाँ पे इनमेट्स किस तरह से अपना दिनचर्या जो है किस तरह से रखते हैं और अच्छा। किस तरह से कोप अप करते हैं जिस पे उन पे जिस वजह से वो जेल में आए हुए होते हैं। हम्म देखो, मेजरली क्या होता है कि जो हमारा जो एक इनमेट्स को लेके, या हम बोलते हैं ना क्रिमिनल है ये,
तो एक जो हम्म। माइंडसेट सोसाइटी में बना हुआ है कि भाई ये मानो रेप केस में ये अंदर आया है तो ही इज़ अ वेरी बैड पर्सन, है ना, हम्म। या कोई मर्डर करके आया, तो एक जनरल पॉपुलेशन का क्या एटीट्यूड रहता है कि ये बड़े खतरनाक होंगे, कहीं सर आपको मतलब हर्ट तो नहीं कर दें, ये है ना, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दें। तो इस तरह के मतलब जनरली वो लोग, मैं जितना भी लोगों से हाँ। मिलता हूँ तो उनका पहला यही रहता है कि आप अंदर तक राइट। जाते हो, आप डेली बात करते हो, आपको डर नहीं लगता उनसे। बट मैं हम्म। आपको बता रहा हूँ कि रोनित, जिस तरह से हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सेम हाँ। हमारी बात होती है वहां पे, कोई डिफरेंस नहीं। आप देख के नहीं बता सकते हैं कि ये इंसान क्रिमिनल है और ये इंसान नॉर्मल सिविलियन है, यू कैन नॉट जस्ट, आप देख के नहीं बता सकते हैं। या तो आप उसके बिहेवियरल पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे, लाइक इनडिसिप्लिन है ना, वो एक पर्सनैलिटी वाला पार्ट हो गया कि कुछ लोगों की है, उनकी पर्सनैलिटी इश्यूज रहते हैं उनको, है ना, दे हैव हम्म। दिस सर्टेन काइंड ऑफ, उनके पास ट्रेड्स हैं कि वो अपने आदी हैं उस चीज से। लेकिन मेजोरिटी जो चंक मैं जानता हूँ कि जो 70 to 80% जो पॉपुलेशन है हमारे इनमेट्स की, दे आर वेरी सोशल, वेरी फ्रेंडली, है ना, और कहीं ना कहीं सब कहीं ना कहीं मानते हैं कि सर कुछ ना कुछ लेवल पे गलती हुई है, या मेन रोल हो हम्म। सकता है या मेन रोल नहीं है, तो जो भी है वो दे आर वेरी एक्सेप्टिंग, दे आर वेरी फ्रेंडली, और आप उनसे बहुत हम्म। अच्छे से बात कर सकते हो। और जो जैसे आपने जो दिनचर्या की बात करी है, तो एक जेल का जनरल रूटीन अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे सुबह 6 बजे काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद ओके। इनमेट्स को ओपन किया जाता है, और फिर वो जैसे क्या रहता है कि जो जेल होता है, जेल के अंदर पहले तो छोटे छोटे अलग अलग ऑफिस है, लाइक सुपरिटेंडेंट ऑफिस, है ना, एक ओपीडी होगा, हर जेल का एक अपना छोटा सा हॉस्पिटल है, हर जेल के अंदर एक वेलफेयर अच्छा। ऑफिसर बैठते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा जेल का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कि हाँ हाँ। जैसे देयर इज हेड ऑफ द ऑफिस है, जो हमारे जेल के जो हेड है वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ठीक है। उनके नीचे आते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनसे नीचे आते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। तो लाइक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जैसे पुलिस स्टेशन में एसएचओ होते हैं, है ना, वैसे ही उसी के हम्म। इक्विवेलेंट जो पोस्ट होती है 3 स्टार, वो होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट की। ऐसे ही जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। तो ये सब क्या है, ये एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, कि इनका काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इनमेट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखना, ह्यूमन कंडीशन है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। देन देयर इज मेडिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर उसके हेड होते हैं, और उनके अंडर फिर अलग अलग जैसे फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, अलग अलग सारे लोग सर्व कर रहे होते हैं। देन फिर एक आता है वेलफेयर विंग, आता है जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर 3 लोग आते हैं। एक है जो लीगल ऑफिसर है, तो जो लीगल ऑफिसर का काम क्या रहता है कि जो भी इनमेट्स हैं जिनके पास मानो फाइनेंशियली वो उतने अच्छे नहीं है, या मानो किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या है जिस वजह से वो अपने लिए वकील नहीं कर सकते, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, कि जेल की ही तरफ से आपको एक वकील दिया जाएगा, कि आप कभी भी जाओगे तो सारा जो भी लीगल रिकॉर्ड्स होता है वो मेंटेन करते हैं। उसके बाद आते हैं वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर का रोल क्या होता है कि जो सोशल पार्ट है, कि मानिए किसी को बेसिक एमिनिटीज नहीं है, कोई है किसी का कोई घर से बाहर सपोर्ट करने वाला नहीं है, किसी इनमेट का कोई मिलने नहीं आता उससे, उसको पैसे नहीं भेजता है, तो क्या होता है, वेलफेयर ऑफिसर उनको मेक श्योर करते हैं कि उनका फैमिली से कांटेक्ट हो पाए, और जो बेसिक एमिनिटीज हैं, है ना, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाए। देन फिर उसके बाद आते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट में काउंसलर्स आते हैं, जो हम लोग पोस्टेड हैं इस टाइम, कि हमारा काम क्या है कि जो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है कि जो इनमेट्स हैं इनकी आप काउंसलिंग करिए, इनकी मेंटल स्टेटस रिपोर्ट बनाइए, तो जो भी मेंटल स्टेटस, जो भी साइकोलॉजिकल इमोशनल जो पार्ट होता है वो हमारे काउंसलर्स का पार्ट होता है। और अब जो जो इनमेट्स का जो काम रहता है वहाँ पे, कि सुबह 6 बजे उनकी गिनती खुली, उन्होंने ये सारे अपना जो भी अपना पर्सनल उनका जो मॉर्निंग रिचुअल होता है वो सारा उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद उनको 10 बजे के आसपास अराउंड खाना बच जाता है, तो खाना खाते हैं, ठीक है। फिर 12 से 3 बजे के बीच में, या 1 बजे से 2 बजे के बीच में वापस से लॉकअप होता है। फिर उसके बाद 3 बजे के अराउंड फिर से खुलती है गिनती, तो वहाँ पर फिर वो खाना वगैरह, खाना नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और लास्ट में 6 बजे के बाद फिर से लॉकअप हो जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि इनमेट्स को इसी सब एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं। लाइक हमारे हम्म। जेल में अलग अलग पंजे हैं, जैसे कि ओके। एक पंजा हो गया कि कटिंग पंजा, या हम बोलते हैं बार्बर पंजा, नाई पंजा। तो नाई का काम क्या है कि उसमें 7-8 जो इनमेट्स हैं जेल के, वो उसमें रिक्रूट करे जाते हैं, और वही सारे इनमेट्स के कटिंग वगैरह करने का काम करते हैं, तो ऐसे उनको काम मिल गया, है ना। कोई मानो जैसे हमारे यहाँ हमारे काउंसलिंग ऑफिस में उनको सहायक कहा जाता है, उनको
मतलब ये नहीं है कि, मतलब एक टर्म है बड़ा डिग्निफाइड, बड़ा ह्यूमन टर्म है कि सहायक उनको बोलते हैं, कि हमारे सहायता करने के लिए, है ना, कि जो भी जे इनमेट्स हैं उनको सहायक बोला जाता है, जो हेल्प करते हैं। तो कुछ की सैलरी होती है, कुछ अपना मतलब इस तरह से रहते हैं कि जिनका नेचर बहुत अच्छा है, जो अच्छे से बात करते हैं, जिनका मतलब टेम्परामेंट ठीक है, तो उनको उस तरह से हम लोग काम दे देते हैं। तो उसमें जैसे कोई हमारे काउंसलिंग ऑफिस में है, तो कोई किसी इनमेट्स को वार्ड से लेके आना, किसी को वार्ड में छोड़ के आना, तो ये सब काम में हेल्प करते हैं। थोड़ा बहुत रजिस्टर में, कंप्यूटर के काम में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कुछ लंगर में काम कर रहे होते हैं, जो खाना वगैरह बनाते हैं, तो इनमेट्स ही इनमेट्स के लिए खाना बनाते हैं वहाँ पे। तो वो पूरा लंगर का ओके। सेटअप चलता है। ऐसे ही सफाई पंजा होता है, तो जो भी इनमेट्स है, क्योंकि इतना बड़ा जेल है, लिमिटेड स्टाफ है वहाँ पे, तो उन्हीं के थ्रू उन्हीं के वार्ड्स वगैरह सारे साफ कराए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर रिक्रिएशन के लिए जैसे पेंटिंग पंजा है, तो जो इनमेट्स पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो पेंटिंग सीख सकते हैं। एक पढ़ो पढ़ाओ का वहाँ पे सेटअप है, कि पढ़ो पढ़ाओ में कोई इनमेट है जो आगे पढ़ना चाहता है, अपनी 10th पूरी करना चाहता है, 12th पूरी करना चाहता है, ग्रेजुएशन पूरी करना चाहता है, तो उसमें टीचर्स आते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। जो इग्नू के कोर्सेज होते हैं, जैसे बाहर लोग डिस्टेंस में इग्नू के कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, वैसे ही अंदर सेम इनमेट्स भी इग्नू के पढ़ाई करते हैं। तो आप वहाँ पर ग्रेजुएशन अपनी कर सकते हैं, बीए बीएससी मास्टर्स तक कर सकते हैं वहाँ पर। तो एक अच्छा, तरह से सारी व्यवस्था है। इवन मैं बता रहा हूँ, लाइक प्लम्बर पर उसमें क्राइम कर लिया है, तिहाड़ जेल में है, पर वो एजुकेशन की परस्यू करना चाहता है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो मैं वही कह रहा हूँ ना, कि अगर मैं इनमेट हूँ और मैं इच्छुक हूँ सीखने के, तो मेरे पास बहुत हाँ। सारी अपॉर्चुनिटी है। इवन अगर मानो, और ओके। यही चीज उनको रिहेबिलिटेशन में भी हेल्प करती है। अगर मानो कोई हमारे हाँ, पास कोई हाँ। इनमेट ऐसा है, ही इज अ वेरी, मतलब उसको सब्सटेंस की हिस्ट्री रही है, उसने मल्टीपल ड्रग अब्यूज किए हैं, ठीक है, वो ड्रग्स के केसेस में, ड्रग्स के चक्कर में वो अब पैसे की कमी हुई है, तो उसने छीना झपटी कर ली, किसी का मोबाइल छुड़ा लिया, पकड़ा गया तो जेल में आ गया। तो अब क्या होता है कि अब वो, उसको विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं, तो पहले उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हम लोग करते हैं उसकी, बिठाते हैं, समझाते हैं, उसको ट्रिगर्स को मैनेज करना सिखाते हैं, है ना। ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स को कैसे मैनेज करना है वो सिखाते हैं। फिर फ्री टाइम में एंगेज करने के लिए अगर वो चाहे तो सीख सकते हैं। अगर मानो बाहर वो बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था, हमने अपने यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम करना सिखा दिया, प्लम्बर का काम करना सिखा दिया, या जो पेंटिंग का काम होता है वो पेंटिंग का काम करना सिखा दिया। तो जब वो जेल से गया तो एटलीस्ट एक स्किल सीख के गया, उसको वो नशे से भी दूर रहा, उसका नशा भी छूटा, उसने एक नई स्किल भी सीखी, ठीक है। हम्म। और एक इनसाइट लेवल भी बढ़ा, कि जहाँ मतलब वो एक तरह से, मैं अकेला रिहेबिलिटेट नहीं कर सकता, इट इज अ कंबाइंड, वो पूरा एफर्ट है कंबाइंड, कि उसके हम्म। पास अगर मानो फैमिली सपोर्ट नहीं था तो वेलफेयर ऑफिसर ने बेसिक नीड्स उसकी पूरी करी, उसके पास वकील नहीं था तो लीगल ऑफिसर ने उसे लीगल एड प्रोवाइड करी, उसके पास काम नहीं था सीखने के लिए तो उसको हम लोगों ने काम सिखाया, अलग अलग काम में डाला उसको, कि जिससे वो काम सीख सके। जहाँ पर वो जो जिस तरह की जिंदगी जीता था, जो भी उसकी पास्ट लाइफ थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वहां पे हम लोगों ने उसकी हेल्प की। तो एक ये होलिस्टिक एफर्ट रहता है। बट अल्टीमेटली वही है कि इनमेट चाहता कि नहीं चाहता। कुछ इनमेट्स हैं वो जिद्दी हैं, वो वही सारी दुनिया में है ना, वो तो हमें बाहर में भी लोग मिलते हैं। क्या सारे लोग काउंसलिंग में जाते हैं? क्या सारे लोग थेरेपी पे जाते हैं? कभी नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं हमें क्या जरूरत है, हम कमजोर थोड़ी हैं। तो वो वाला एक हाँ। एटीट्यूड है ना। तो वो हम्म। सेम जैसा बाहर एटीट्यूड है वैसे अंदर भी एटीट्यूड है। पर जो चाहता है, जो सीखना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा सीख के जाता है। हम्म। ज़्यादातर प्रिजनर्स जो हैं वो मतलब ऐसे लो, मतलब कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने देखा हुआ है कि पॉलिटिशियंस और सेलेब वगैरह भी तिहाड़ जेल में चल जाते हैं, हम्म। तो ये हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स भी होते हैं क्या अभी भी? हाँ बिल्कुल होते हैं। देखिए उसमें क्या है कि वहाँ पे क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है अलग अलग जेल्स का। लाइक ओके। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, जिनका कोई भी पहले कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं रहा, वो एक सर्टेन 4 नंबर जेल में जाते हैं। जो टोटल जो जेल है, तिहाड़ इज नॉट वन जेल, तिहाड़ एक जेल नहीं है, तिहाड़ टोटल 16 जेल है। और जो हेडक्वार्टर है वो तिहाड़ में है, और ऑल ओवर दिल्ली ये 16 जेल हैं फैली हुई, है ना। जो जैसे एक तिहाड़ का प्रिजन कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही रोहिणी में, रोहिणी का एक एरिया है दिल्ली में, वहां पर भी जेल है। और 6 जेल मांडोली के एरिया में। तो ये अलग अलग जेल हैं। तो जो अलग अलग इनमेट्स का अलग अलग नाम होता है, जैसे A B C, या जैसे जिस जेल में मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे M N
नाम जो एम से और एन अल्फ़ाबेट से जिनके नाम शुरू होते हैं वो इनमेट्स आते हैं, जिनके रिपीटेटिव क्राइम होते हैं वो मेरी जेल में आते हैं। तो सारी जेल्स की अलग अलग है। फीमेल जेल, स्पेसिफिक फीमेल जेल्स बनी हुई है। जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे उस टाइम पे, पुराने हमारे चीफ मिनिस्टर, तो वो 2 नंबर जेल में थे, है ना। तो इस तरह से सारी जेल्स में क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरह से कर रखा है कि किसको कहाँ भेजना है। बाकी ये रहता है कि जो हाई रिस्क प्रिजनर्स होते हैं, है ना, कि वो एक जगह पे रहेंगे तो देर कुछ इंटेल हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है, तो उनको रोटेट करते रहते हैं। मतलब जो भी हाई रिस्क रहता है, जिनसे हमें लग सकता है खतरा हो सकता है, तो उनको अलग 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 जेल में रूटीन के हिसाब से रोटेट करते रहते हैं। तो ये मतलब एक बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर है, ये क्लासीफाई करके रखता है उनको सब। काफ़ी बार मतलब वीडियोस मैंने देखी हुई हैं, तो ऐसा मतलब लोग बोलते हैं जो तिहाड़ होकर आए हुए होते हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि है ना, जो जैसा आपने कैटेगराइजेशन बताया, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, वो मतलब हम्म। जेल के अंदर भी उनको बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिलती हैं। लाइक उनको थोड़ा लग्जरी खाना मिल सकता है, लग्जरी रहन सहन के लिए चीज़ें मिल सकती हैं। तो थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा इंसाइट बता सकते हैं कि नहीं एक्चुअल में ऐसा देखो, होता है या फिर और भी इस सारी तरह चीज़ें। से मैं नहीं मानता, इस तरह से तो नहीं होता है कि लग्जरी कोई चीज़ मिलती है ना। एक स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो लंगर है वही खाना वो लोग लेते हैं। हाँ, ये होता है कि इनमेट्स के लिए कैंटीन का व्यवस्था है, हर जेल में एक कैंटीन है, ठीक है। तो कैंटीन में जो सामान होता है, जैसे किसी को दूध खरीदना है ना, हमारे लंगर में नॉर्मल खाना मतलब किसी को दूध खरीदना है, किसी को मानो मैगी का पैकेट लेना है, किसी को बिस्किट लेना है ना, किसी को कोई और इस तरह से कोई चीज़ जो भी है, वहाँ पे ब्रेड वगैरह लेनी है किसी इनमेट को, तो वहाँ पे कैंटीन है। तो जो भी उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जो पैसे उनके अकाउंट में डालते हैं, जैसे बाहर बैंक अकाउंट होते हैं वैसे ही अंदर सारे इनमेट्स का अपना एक बैंक अकाउंट होता है छोटा सा जेल के अंदर। तो उस जेल में एक लिमिटेड, एक अपर लिमिट सेट है उस अमाउंट की, कि आप उतने अमाउंट तक उसमें पैसा डालते हैं, तो उस अमाउंट से वो अंदर परचेज करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि जेल एक्सक्लूसिवली उनके लिए जो हाई प्रोफाइल है तो उनके लिए अलग से कुछ दे रही है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। वहाँ पे कैंटीन है। अब वही है कि जो इनमेट गरीब है, जिसकी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं है या सपोर्ट नहीं कर पाते, तो शायद वो उतना मॉनेटरी हेल्प नहीं कर पाए, है ना, जो सोशियो इकोनॉमिक उतना उनका स्ट्रांग नहीं है। पर जिन लोगों का ठीक ठाक है तो उनकी फैमिली उनको पैसे भेजती है और वही कैंटीन से वो परचेज करते हैं अपना और काम चलाते हैं। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब वही है कि जिसको जब जानकारी नहीं है उसको लगेगा कि इनको कैसे मिल रहा है, तो वो एक बेसिक सही चीज़ है कि वहाँ पे कैंटीन होती है। अब वो वहाँ से प्रॉपर बाय पर्ची होती है उनकी, उस पर्ची उनकी कटती है और वहाँ पे वो जेल के रेवेन्यू में जाता है। उसी रेवेन्यू से दोबारा से हम कैंटीन को फिल करते हैं, फिर सामान आता है। तो एक तरह से वहाँ पे जो मार्ट टाइप चलता है छोटा सा, वो रहता है। पर आपको नहीं लगता कि जो उनका मतलब कनेक्शन है, थोड़ा हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो वो कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते होंगे जेल में। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। कोई अगर कोई बाई चांस कोई केस आ जाए, ठीक है, पर उसका तो फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। आपको कोई वियर्ड इंटरेक्शन बताओ किसी प्रिजनर के साथ कि जिसने कुछ शेयर करा हो, आपको वियर्ड लगा हो उसको देखकर। रौनक देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मुझे कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्टली तो इंडिविजुअल नहीं बता सकता इंटरेक्शन, है ना। बट मैं आपको ये फिर भी बताता हूँ ऐसा कि एजम्पशन करके कुछ कर सकते हैं। एजम्पशन करके, लाइक मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ कि कोई, मतलब आपको मैं ये बता सकता हूँ कि किस किस तरह के इनमेट्स आते हैं, किस तरह से आते हैं हमारे पास, मतलब क्या क्या चैनल होते हैं कि उन चैनल से वो हमारे पास हाँ। आते हैं, है ना। बट स्पेसिफिक ठीक। केस शायद माफ करिएगा मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है है। ना। तो जैसे हमारे पास इनमेट्स आते हैं, तो एक जो मेजर हमारे पास तरीका है कि लाइक शाम को जो कोई इनमेट आया, जस्ट एक दिन पहले कोई इनमेट जेल में के अंदर आया है ना, उसको एडमिट किया जेल में, तो उसका एक स्क्रीनिंग सेशन होता है इनिशियल। हम्म। तो उसका एक इनिशियल स्क्रीनिंग सेशन जरूर होगा, मतलब कोई भी इनमेट आएगा एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सेशन जरूर होगा, मेंटल स्टेटस जरूर चेक किया जाएगा। तो वहां पर हम लोग यही रहता है कि कोई सब्सटेंस अब्यूज का अगर कोई केस होता है कि ऐसे कोई बाहर नशे करता था, कोई और उसको विड्रॉल सिम्टम्स थे, अगर मानो उसको हैविली विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसे मेडिकल जो विंग है वहाँ पे ओपीडी में उसको भेज देते हैं और वहाँ से वो जेल का एक कॉमन डी एडिक्शन सेंटर है वहाँ पर उसको भेजा जाता है। तो अराउंड हफ्ते भर से लेके 15 दिन के बीच में वहाँ रखा जाता है, वहाँ उसकी मेडिसिन चलती है, फिर जब वो दोबारा आता है तो हम दोबारा मिलते हैं। ऐसे ही अगर किसी का मानो फैमिली डिस्ट्रेस ज़्यादा है
या कई बार डिस्ट्रेस यही रहता है कि मैं जेल में आ गया, मैं कैसे यहाँ एडजस्ट करूंगा। तो ये सारा एक मेजर स्क्रीनिंग सेशन का चलता है। देन एक हम जेल के अंदर एक गुमसुम पंजा हम चलाते हैं। गुमसुम पंजा क्या है कि सारे जो हमने कुछ हर वार्ड से कुछ कुछ इनमेट्स को रिक्रूट करके रखा है, उनको कुछ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेनिंग दी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई इंसान दुखी है, चुपचाप बैठा है, खाना नहीं खा रहा है ना, या लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो भी रीजन है उसका आपको आइडेंटिफाई करके चुपचाप हमारे पास नाम ला दो, और हम उनको आराम से उनको बुलाएंगे और फिर उनको एक बार बात करेंगे। ठीक है। कभी कोई हमारे पास इनमेट में वहां से भी आ जाता है, जैसे एसएमओ ने भेज दिया, जो मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने हमारे पास कोई इनमेट भेज दिया। उसकी कोई अगर माने प्रॉब्लम रही वहाँ पे कि दवा, उन्होंने बोला कि ये दवाई टाइम से नहीं खाते हैं या इनका कोई और इशू है, तो वो उस तरह से हम लोग वहाँ बात कर लेते हैं। कभी साइकाइट्रिस्ट ही रेफर कर देता है कि उनकी मेडिसिन भी चल रही है साइकाइट्रिक, और काउंसलिंग भी सपोर्ट मिल जाए। कभी लीगल ऑफिसर भेज देता है कि उन्होंने बोला कि ये इनमेट बड़े डिस्ट्रेस में है, इनको अभी अभी सजा हुई है ना, या इनकी जो बेल होनी थी बेल रिजेक्ट हो गई है, तो उन्होंने हमारे पास रेफर कर दिया। तो इस तरह से इंट्रा जेल रेफरल चलते रहते हैं। कभी कोई मानो स्टाफ की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनकी तरफ से हमारे पास रेफरल आ गए, तो इस तरह से डिफरेंट केसेस आते रहते हैं। कभी कोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया, उन्होंने बोल दिया कि इनको मतलब ध्यान रखना है इनका, आगे एक बार इनसे बात जरूर करनी है आपको, तो वहां से उस तरह से हो जाता है। हम्म। लाइक इसमें आपको ऐसा कुछ इंटरेक्शन हुआ है कि जिसमें आपसे उसने बोला हो कि मैं तो कल रात को फरार हो रहा हूँ? नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, मतलब ये इतना सिक्योर जेल है हमारे यहाँ की, इतनी सिक्योर हम्म। प्रिजन है कि कोई सोच भी नहीं सकता सपने में। आपको पता है यहाँ पे टोटल जो बाउंड्री है कम से कम तीन, जब हमारी एंट्री होती है ना तो 3 बार तो हमारी हमारी खुद की चेकिंग होती है। अच्छा। हाँ, सारे मोबाइल वगैरह सब जमा हो जाते हैं। वो जब चेकिंग करते हैं, सर मेट्रो में जब हम बैग वगैरह रखते हैं ना, उसमें सारा सामान एक बार, हमारे जूते वगैरह उससे होके जाते हैं। ठीक है। तो हम्म। और फिर उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर पुलिस होती है, अलग अलग बटालियन होती है। ठीक है। वहाँ आईटीबीपी भी है, वहाँ पे दिल्ली पुलिस भी है, वहाँ जेल की अपनी पुलिस भी है, तो डिफरेंट मतलब सारे लोग हैं वहाँ पे। तो सीआरपीएफ भी वहाँ पर है। फिर पूरे आउटर वॉल है, इनर वॉल है। ठीक है। उसके अंदर भी एक वॉल है, फिर वार्ड्स हैं, फिर वार्ड्स के अपने गेट्स हैं। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मतलब ये फिल्मों में ज्यादा कंसेप्ट रहता है कि हाँ वो ऐसा है, या पुराने जमाने में कि भाई उस टाइम गांव वाँव का एरिया था, पर आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट जो दिल्ली की जेल है वो कोई वहां से भाग सकता है, वो कभी सोचते भी नहीं है उस बारे में। हम्म। लाइक जैसे आप बता रहे हैं कि अब जो है बाय द टाइम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इनहेंस हो गई है, तो हाँ। मैं मतलब ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी प्रिजनर्स वहाँ पर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर क्राइम करके आते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही कहना कि अलग अलग जेल हैं, अलग अलग हाँ हाँ। क्लासिफिकेशन है। तो जो सीवियर क्रिमिनल्स हैं, या सीवियर जो उन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे ना सीवियरिटी के बेसिस पे नहीं डाला जाता है। हमारे यहाँ नंबर ऑफ अच्छा। टाइम्स ऑफेंसेस कितने हुए हैं उनके बेसिस पे इनमेट्स क्लासिफाई करे जाते हैं अभी तो। कि अगर मानिए कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो सर्टेन नंबर ऑफ जेल में जाएगा, कोई रिपीटेड ऑफेंडर है तो अपने नेम के अकॉर्डिंगली इस जेल में चला जाएगा। तो वो उनका रहता है। बाकी लगभग ये रहता है कि भेद, हाँ, थोड़ा सा एक और ये रहता है ना कि इनमेट्स के बीच में भेदभाव ना करें हम लोग। है ना, कि अगर अच्छा। मानो कि ये सीरियस ऑफेंडर है तो इनको अलग रखें। मतलब देखो, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है, जहाँ पे समाज में सिक्योरिटी की, जहाँ पे रिस्क है कि कुछ और चीज हो सकती है, तो उनको सेपरेट रखना पड़ता है ना। वो ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा से रख रहे हैं, डेट इज बाय कोर्ट ऑर्डर, बिना सर्टेन इंस्ट्रक्शंस के वैसे नहीं रखते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो उनको सेपरेट रखते हैं। नहीं तो जनरली सब साथ में ही होते हैं, क्योंकि वो हम लोग जज नहीं करना चाहते कि आपका ये केस है तो आप ऐसे रहोगे, आपका छोटा केस है तो ऐसे रहोगे, तो इस तरह से जजमेंटल नहीं होना चाहते। इसीलिए लगभग सारे लोग साथ रहते हैं। हाँ, जहाँ पे सिक्योरिटी का मैटर आता है, जहाँ पे सिक्योरिटी में ब्रीच हो सकता है, वहां पर उनको थोड़ा सेपरेट रखना पड़ता है। या कोई मिसबिहेव कर रहा है किसी का, तो एक पनिशमेंट वार्ड बना के रखा है कि किसी ने मतलब कुछ मारपीट करी, कोई लड़ाई झगड़ा करा किसी इनमेट से, तो कुछ दिनों के लिए एज अ पनिशमेंट उसको वहां पे रख दिया जाता है, उसके बाद दोबारा निकाल देते हैं। तो इतना ही रहता है। इसके अंदर जैसे आपने बताया कि प्रिजनर्स को आप की
रेगुलर बेसिस पे जो भी उनको काउंसलिंग करना रहता है, अगर जैसे वो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में गुजर रहे हो, उनसे आप उसको हेल्प आउट करते हो कि इस तरह इस चीज़ को इस तरीके से डील करें। इसमें हम्म। मेरा मतलब ये ऐसा सवाल बनेगा कि जैसे जो बार बार ऑफेंडर है, बहुत टाइम से कर रहा है, वो बार बार जेल में आ रहा है, तो उसकी मेंटेलिटी में ऐसा क्या स्विच नहीं हो पा रहा है कि वो बार बार ऑफेंड कर रहा है? सी, वही है कि जो मेंटलिटी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, हम लोग खुद भी इस चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हैं इतने टाइम से। तो सर्टेन वेरिएबल्स या फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि एक तो हो गया कि ओके। उनका पर्सनैलिटी वैसा है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना, सलमान खान की किक नहीं मिलती, जो किक जो मूवी है, तो उनका एक तरह से वो एक अटेंशन है उनकी, कि उसमें उनको वो मज़ा आता है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको ऊधम करने में ही मज़ा आता है। एक उसमें वो एक वो आया था ना मीम कि मेरा बाप हाँ बदमाश है, मैं बदमाश हूँ। हाँ हाँ मीम हाँ, आया तो था ना मतलब वो। वो वाले डायनेमिक्स है कि भाई वो एक, वो पर्सनैलिटी ही अलग है वो बंदे की। उसको उसको कोई नहीं सुधार सकता, या मतलब कोई, मतलब समझाना बड़ा मुश्किल है। मतलब उसका वो एक टेम्परामेंट उस तरह का है, वो दुनिया को उसी तरह से देखता है। मतलब वो अपना ग्लैमर, वो अपनी इज्जत, वो अपना बड़प्पन उसी में फील कर रहा है जहाँ पे वो, मतलब एक तरह से वो पावरफुल फील कर रहा है उन सारी एक्टिविटीज को करके। तो वहां पर उस तरह से हमें समझाना होता है कि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाता है वहां पे। हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, साल भर हम लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उस टोन पे ला रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो जनरली जो इनमेट्स यहाँ पे आते हैं इस तरह के, जो साइकोलॉजी की भाषा में जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज होती हैं, जो है ना, जनरली एंटी सोशल पर्सनैलिटी की, जो, अब इन पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, इनका कोर ट्रेट ही है कि ये दूसरों के लिए एम्पैथी फील नहीं करते, है ना, दूसरों के लिए अच्छा बुरा नहीं सोच पाते हैं, अपना ही फायदा देखते हैं। जो समाज में जो नियम कानून बने हैं उसको फॉलो करने में बड़ी दिक्कत होती है इनको। तो ये प्रॉपर एक थेरेपी चैनल के थ्रू जाते हैं ये लोग, है ना। तो एक तो ये रीजन हो गया कि ये पर्सनैलिटी ऐसी है उनकी, है ना। वो पर्सनैलिटी सर्टेन, कुछ जेनेटिक पार्ट भी रहता है, कुछ उनका सोशल पार्ट भी रहता है, कि मानो वो कह रहे मेरा बाप बदमाश था तो हम भी बदमाशों बाप से सीख गए सारी चीजें, है ना। कुछ जेनेटिक पार्ट भी रहता है कि ऐसे डायबिटीज होती है हमको, है ना, कि डायबिटीज का कुछ हिस्सा जेनेटिक है, या हमारे हार्ट डिसीज हमारे कुछ जेनेटिक हिस्सा है। तो ऐसे ही जो पर्सनैलिटी होती है, जो स्वभाव होता है, वो जेनेटिकली भी आता है। तो वो वाला चीज हो गया। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्राइम के लिए, मानिए नशे की आदत है किसी को, तो अब क्या है कि इतने लंबे टाइम से वो नशा कर रहा है, तो नशा करते करते उसका सोचने का तरीका, उसका दुनिया देखने का तरीका वो पूरा बदल चुका होता है ना। उसके उतना कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है, उसके पास उतनी लाइफ स्किल्स नहीं है कि अपनी एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग कर सके। अगर कहीं काम करने भी जाता है तो ऐसे नशे में जो इंसान परेशान है नशे से, उसको कोई काम भी नहीं देता है। वो क्यों अपना, जैसे अगर मानो मैं छोटा सा भी काम उसको दे दूंगा, इसको करने नशे ही है, तो वो काम ही नहीं करेगा, तो कोई उनको काम पे भी नहीं रखता। तो अब क्या हो रहा है, नशे की वजह से पैसे की कमी पड़ रही है, क्योंकि नशा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नशे कर इतने साल से कर रहे हैं कि कोई स्किल हमने ठीक से सीख ही नहीं पाई, या सीखी भी स्किल है, कहीं काम पर भी जाते हैं तो वहां ज्यादा दिन हम परसिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नशे की लत ऐसी है कि मालिक फिर भगा देता है जिसके यहाँ भी हम काम करते हैं। तो जो इजी वे क्या मिलता है उनको, किसी से छीना झपटी कर लो। तो हम्म। ज्यादातर जो रिपीटेड क्राइम्स है वो पेटी क्राइम्स है। कोई मर्डर ओके। का केस या वो नहीं है, जो छोटे छोटे जो क्राइम्स है ना, वही सबसे ज्यादा रिपीटेड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास 50-50, 60-60 बार भी लोग आ चुके हैं जो छोटे छोटे चोरी के केसेस में आए हैं। क्यों? क्योंकि नशे की आदत थी बाहर। अब वो आदत ऐसी है कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, नशा चाहिए, तो तुरंत उन्होंने झपटा किसी का फोन, उसको बेचा, जितने दाम में बिका उतने का तुरंत नशा लिया और करके लिया, पकड़ गए फिर। वो पेटी क्राइम्स ज्यादा देखने मिलते। तो एक हो गया एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एक हो गया कि नशे की आदत है उनकी, ठीक है, एक हो गया कि जो राइवरली चल रही है किसी की, मानो गैंग है कोई, ठीक है, उनकी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इन्होंने इनको मारा, उन्होंने उनको मारा, इन्होंने इसको हर्ट किया, उन्होंने उसको हर्ट कर दिया। तो वो सारे वो चेन रिएक्शन ही चलती रहती है, तो इसलिए वो आ जाते हैं फिर रिपीटेड क्राइम्स में। ठीक है, तो इस तरह से वो रहता है। या रिपीटेड क्राइम्स कई बार क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के रहे होंगे क्राइम, या मानो मल्टीपल उन्होंने फ्रॉड्स करे किसी के साथ, है ना, जो हम 420 का केस कहते हैं। अब तो धाराएं खैर चेंज हो गई हैं, ये आईपीसी की धाराएं पुरानी, नई बीएनएस की आ गई हैं। तो किसी ने रिपीटेड फ्रॉड्स करे तो एक बार में एक ही साथ मल्टीपल केस लग गए, तो वो रिपीटेड ऑफेंडर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इस तरह से रहता है।
पर ज्यादातर जो रिपीटेड क्राइम्स हैं वो पेटी क्राइम्स ही हैं। ओके। हाँ, कि छोटे छोटे यानी क्राइम ये हो जो गए कि। प्रिजनर्स को अपने रिश्तेदारों और उनसे मिलने का मौका मिलता है क्या प्रिजन में? हाँ बिल्कुल, उनके लिए मुलाकात के लिए एक जो मुलाकात जंगला होता है, वहाँ पर उनके जो इनमेट्स रहते हैं, उनके जो भी फ्रेंड्स और फैमिली जो भी रिलेटिव्स होते हैं, तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस हुआ है, हर जेल गेट के बाहर एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस मिलेगा। तो वहाँ से अपनी मुलाकात वो बुक करा सकते हैं। मुलाकात का पर्चा, जिस दिन की मुलाकात बुक होती है वो पर्चा इनमेट को दिया जाता है, और जब उनके घर वाले या कोई दोस्त वगैरह आता है तो उनको वहाँ पे मुलाकात जंगल पे भेजा जाता है। तो इट इज़ लाइक कि ये प्रॉपर क्लोज्ड गेट रहता है, इस साइड इनमेट बैठते हैं, इस साइड उनके रिलेटिव बैठते हैं, और दोनों फोन पे बात करते हैं, जैसे मूवी देखते हैं ना जो फोन हाँ पे हाँ, बात कर स्क्रीन रहे में होते हैं। लगा रहता है बीच में। अच्छा, तो जैसे फोन पे बात करते हैं तो इस साइड जो फोन पे जो बात होती है उस तरह से उनका मुलाकात जरूर होती है। और वहाँ पे फोन का भी व्यवस्था है कि आप हफ्ते में 2 बार 5 मिनट बात कर सकते हो। तो जो प्रिजन कॉलिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे उनकी जो भी फोन नंबर वगैरह होता है रजिस्टर्ड, उनको सेव करके तो फिर अपना डेली जो भी हफ्ते में जो भी उनको कॉल अलाउड है उस हिसाब से वो फोन कर सकते हैं अपने घर वालों को। तो हफ्ते में मेरे हिसाब से शायद 2 बार मौका मिलता है उनको 5 मिनट बात करने का। तो इस तरह से उनकी ओके। बात हो जाती है। मतलब फोन से भी बात कर सकते हैं, फिजिकल मुलाकात भी कर सकते हैं। तो मैं वही कह रहा कि सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप दिल्ली प्रिजन मैनुअल में जाओगे तो हर तरह की चीज़ें व्यवस्था है। क्या डाइट होनी चाहिए, क्या मील होनी चाहिए, कितना टाइम मिलेंगे, कितना टाइम किस टाइम सोएंगे, कि कोई बीमारी है तो ऐसे इलाज होगा, हर चीज़ का प्रॉपर प्रोटोकॉल है यहाँ पर। हम्म। हम्म। लाइक इसमें जैसे आपने बताया कि जो प्रिजनर्स हैं और जिस तरीके से आपसे डेली इंटरेक्शन होता होगा, तो मतलब ऐसा आपने सुना है उनसे कि जब वो जिस दिन यहाँ पर आए हैं वो मल्टीपल बार आ गए हैं, तो उनको हम्म। इस चीज़ जो इन्होंने क्राइम करा है उस चीज़ का इनको रिग्रेट है, या फिर ये इन्होंने ठान लिया कि हमें यही करता रहना है और हम ओके हैं जो हमने करा है? क्या आपको देखने को मिला है, वो रिग्रेटफुल ये फील करते हैं? रौनक, मेरे को ये सारी ही चीज़ें देखने मिली हैं एक तरह से। रिग्रेट भी है, बट वो ये ना कि वो मजबूरी ऐसी फंस गई है कि मतलब उनको रिग्रेट है, वो चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं नशा। है ना, हमारे अब जैसे जेल में है वो, जब तक उनकी बेल नहीं हो रही है तब तक तो हम जेल में उनका ध्यान रख रहे हैं, दवाई चल रही है, सेशन हो रहे हैं, इवन हम ग्रुप सेशंस लेते हैं हर हफ्ते, 1 बार 2 बार 15-20 लोगों को एक साथ बिठा के ग्रुप सेशंस भी लेते हैं। तो जब तक जेल में है तब तक तो चीजें हैं, लेकिन जैसे ही एक बार बाहर निकले तो वापस से वही इन्वायरमेंट है, वापस से वही दोस्ती आ रही है, वापस से वही मोहल्ला है, तो फिर वो वहीं पहुंच जाते हैं। तो कितना दिन वो कंट्रोल रखेंगे? तो वो रिलैप्स हो जाता है, उनका रिलैप्स होता है तो फिर वो चले जाते हैं क्राइम की तरफ, तो या वही उसी दुनिया में वापस जाना। तो अल्टीमेटली रिग्रेट उनको भी है। मतलब कुछ बोलते हैं हुँ, कि सर मैं कहाँ फंस गया, मैं कभी ऐसा नहीं था, मैं बहुत अच्छा इंसान था। हाँ। ये धीरे धीरे दोस्ती यारी के चक्कर में मुझे ऐसी लत लगी है नशे की, या मानो बचपन में उनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, स्कूल में थे, स्कूल में लड़ाई झगड़ा शुरू होने हुए, ठीक है, वो लड़ाई झगड़े की आदत लग गई, फिर वो लड़ाई झगड़ा गली के लड़ाई झगड़े में बदल गया, फिर वो किसी गैंग का हिस्सा बन गए। है ना, तो इस तरह से वो उनकी लाइफ, मतलब वो एज अ क्रिमिनल कैरियर कभी शुरू करना नहीं चाहते थे। कोई भी नहीं चाहता कि वो क्रिमिनल बनना चाहे। या हुँ, तो हुँ। लाइफ की कुछ मजबूरियां हैं कि पैसे की कमी है, तो मजबूरी के कारण उन्होंने किया, नशे की दिक्कत है, या उस तरह की संगति उनकी उस तरह की रही है तो वो वाली चीजें रही हैं। तो मेजोरिटी तो मैं जितना जानता हूँ कि कोई भी जानबूझ के तो नहीं करना चाहता है, दे फील रिग्रेटफुल, बट सेम टाइम वो हेल्पलेस भी फील करते हैं। है ना, तो उनको कई बार हम लोग तरीके बताते हैं कि अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ समय के लिए उस एरिया को छोड़ो, कि एटलीस्ट जिन जो आपका सर्कल है आप उससे हट पाओगे। है ना, जो सी चीज़ें हमने यहाँ पे सिखाई हैं आप उनको बाहर वहाँ पे ध्यान रखो। जब भी यहाँ से बाहर निकलो तो एक प्लान बना के निकलो कि इस प्लान के तहत हमें चलना है ना, जो अच्छे लोगों से जुड़ो। तो इस तरह से हम लोग सिखाते हैं उनको, पर अगर कुछ करते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, उस तरह से ही रहता है। पर रिग्रेट तो होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो चाहेगा कि, मैं ये कह रहा हूँ कि इवन अगर हम मैं किसी गैंगस्टर से भी मिला हूँ, ठीक है, हम मतलब हर तरह के लोगों से वहाँ बातचीत होती है, तो इवन अगर हम किसी गैंगस्टर से भी मिल लिए, किसी पॉलिटिशियन से भी मिल लिए, कहीं किसी से भी अगर हम मिल लिए, ठीक है, इवन सिक्योरिटी केसेस के लोगों से भी मिले, कोई नहीं चाहता कि वो उस तरह की जिंदगी जिए। मतलब ये फैक्ट है। मतलब हर कोई, अगर एक जो अच्छाई है, मतलब कभी ऐसा वाइट और ब्लैक एरिया नहीं होता है, हमेशा ग्रे एरिया होता है, हम सबके अंदर कुछ अच्छा है कुछ बुरा है।
किसी की मजबूरी है, वो लड़ा, वो अब मान लो वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, तो अब उसे जबरदस्ती वो चल ही रही है, वो जनरेशन से वो लड़ाई चल रही है उनकी, किसी की नशे के उसमें चल रहा है, तो वो साइकिल ब्रेक करने की बात होती है, वही सबसे ज्यादा टफ होता है। हम्म। आप बता रहे थे कि ज़्यादातर जो प्रिजनर्स है वो यंगस्टर्स भी हैं उसमें। ज्यादातर मेरे हिसाब से तो मतलब लाइक अगर 19,000 हम इनमेट्स हम बोल रहे हैं, तो मेजोरिटी जो चंक है वो 20 to 40 के बीच में होगा। ओके। 20, हाँ 20 साल से लेके कई साल से लेके आप भी मान लो 35-40 के एज के बीच में मेजोरिटी लोग हैं वहाँ पे। मतलब लाइक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आप ये मान लो 25 to 35 के आसपास होंगे। हाँ हाँ। हाँ मेजरली ये अगर जैसे सिर्फ लड़कियों को ही तिहाड़ जेल में भेजा जाता है या लड़कियां का भी है कुछ, फीमेल्स का भी हाँ है होती है जेल। लड़कियों के लिए स्पेसिफिक 2 जेल बनाई हुई है, वहाँ पर स्पेसिफिक फीमेल प्रिजनर्स होते हैं। इवन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी व्यवस्था है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक स्पेसिफिक जेल में एक स्पेसिफिक वार्ड है, तो उनको वहाँ भेजा जाता है। एंड उनसे फीमेल हाँ साइकोलॉजिस्ट इवन काउंसलर डील फीमेल करते होंगे। जेल्स में, ऐसे फीमेल जेल में अलग तरह से कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कोई बच्चा है उनका, है ना, कोई छोटा बच्चा है बिल्कुल 6 महीने का, साल भर का, तो ऐसे व्यवस्था करते हैं कि वहाँ जेल में ही बच्चा उनके साथ रह सके। उस तरह के वार्ड्स सारे डिजाइन किए जाते हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी हैं। ओके। तो लाइक इन्फेंट को हाँ वो हैंड ओवर नहीं करते फैमिली को, उसको वही संभालना रहता है। नहीं देखो, आप 6 महीने के बच्चे को मदर से अलग नहीं कर सकते ना, उसको मदर चाहिए है। एक हम्म। बिल्कुल छोटा बच्चा है तो मदर के बिना वो कैसे रहेगा, तो वहां पे उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं। इवन कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक साथ जेल में आ गए, या मदर फादर एक साथ जेल आ गए, या मानो कोई ब्रदर सिस्टर आ गए, है ना, तो इस तरह से जो मेल फीमेल जो पेयर हैं वो जेल में आ गए, तो उनके लिए वीकली 1 बार 2 बार उनको मिलने का भी मौका दिया जाता है। जो हर जेल से, ऐसे मेल जेल से एक फीमेल जेल तक एक बस जाएगी और उनसे मुलाकात करने का भी मौका मिलता है। लाइक जो मैं अभी थोड़ी रिसेंटली प्रिजन एस्केप पे थोड़ी चीज़ें देख रहा था, तो मुझे ये चार्ल्स सोबराज का थोड़ा स्टोरी मेरे को दिखा था। तो लाइक उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन हो ही गया है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, सिक्योरिटी के देखिए पर्पज वो से और वो सबसे। बहुत जमाना अलग था। जो आप हाँ। जो ब्लैक वॉरेंट जिनकी बुक है, वो हमारे जेल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, फिर लास्ट में वो सुपरिटेंडेंट बने यहाँ पे जेल के, तो उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले के टाइम पे वही है कि वो कॉलोनियल एरा से चला आ रहा था पूरा सेटअप सारे प्रिजन्स का, तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे हैं। मतलब जो लीगल सर्विसेज होती हैं वो उनकी ही लाई हुई हैं, जो वेलफेयर सर्विस है उनका ही लाया हुआ, तो बहुत सारे उनके रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो उस टाइम की बात अलग थी, आज की हम्म। बात अलग है, वो जमाना बहुत अलग था 70s 80s का, वो अभी 2025 है ये। लाइक ऐसा होता था ना कि जो भी एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्रग्स भी मिल रही है जेल के अंदर और टोबैको वगैरह भी मिल रही है, पहले ऐसा चल रहा था ना। देखिए वो जो आप टोबैको वाला कह रहे हो कि वो अलग अलग जेल्स का अपना अपना नियम है शायद, मतलब पहले के टाइम पे शायद टोबैको वगैरह शायद अलाउड था बिकना, पर अभी रिसेंट लास्ट 20 ईयर्स के से या लास्ट 15 ईयर्स से कुछ पुराने जो डीजीज आए हैं उन्होंने वो चीज़ें बंद कर दी जेल में, कि वो नहीं है। अदर स्टेट्स में हो सकता है, मतलब अलग अलग जेल्स का अलग अलग पॉलिसी हो सकता है। जैसे दिल्ली स्टेट में तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि किसी भी तरह का कोई भी ड्रग नहीं आएगा, ना ही बिकेगा, कोई चांस ही नहीं है। ओके। है ना, जो भी जो नशे वाले जो इनमेट्स हैं, मेरा मतलब ये रहता है उनसे कि जो बाहर नशा करते थे एंड उन उस हालत में यहाँ पे इनमेट्स आ गए हैं, तो उनका फिर केयर गिविंग करनी पड़ती है। बट अंदर नशा मिलना या बिकना आज के टाइम पे कोई चांस ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है वो वाली। हम्म। आप लोगों को तो पर्सनली वो जाने लग गए होंगे प्रिजनर जिनके साथ भी आप काउंसलिंग वगैरह करते होंगे। बिल्कुल, मतलब ये रहता है कि थोड़ा सा हम लोग अपना एक पर्सनल बाउंड्री ज़रूर मेंटेन करते हैं, कि उनको ये ना बताएं कि कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, है ना, अपना रूटीन क्या है, ये सारा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है। मतलब एक तरह से प्रोफेशनल बाउंड्रीज ही मेंटेन करनी होती है। लाइक जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, सेम तरह से इनमेट हमारे पास आता है, तो जो उसका इशू होता है हम कोशिश करते हैं उन्हीं के बारे में बात करें। इस तरह से रहती है चीज़ें। कभी ऐसा हुआ है कि जिससे आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हो और वो थोड़े टाइम बाद रिलीज हो गया हो जेल से फिर आपसे मिला हो, ऐसा कुछ हुआ है। नहीं नहीं, इस तरह से कुछ भी नहीं है। मतलब
अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, मतलब इनमेट्स बोलते जरूर हैं कि सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ इनमेट्स तो ऐसे हैं कि वो इतना रोने लगते हैं ना कई बार, कि वो कहते हैं कि सर अब जाके जिंदगी में एक ठहराव मिला है, कि आज तक मैंने हुँ। अपनी मम्मी से भी इतनी बात नहीं करी होगी जितनी मैंने आपको अपने दिल की बात आज बता दी यहाँ पे। तो वो कहे कि पता नहीं जेल बाकियों के लिए कैसे लिए, लेकिन आप मुझे मिल गए, या मैं, या मतलब मेरे जैसे जो भी काउंसलर्स हैं हमारा जिस रोल में, तो वो उस तरह से देखते हैं। तो वो कहते जरूर हैं कि सर आप बाहर जरूर मिलिएगा, मुझसे जो भी हो सकेगा हम आपके लिए जरूर करेंगे, मतलब इस तरह से रहता है। बट कभी भी ना हम कोई पर्सनल कांटेक्ट शेयर करते हैं, उनको यही बताते हैं कि हम यहीं जेल का काम है, आपकी हेल्प करना, हुँ। आपसे बात करना, ये हमारी ड्यूटी है यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि हम आपकी कोई पर्सनली मदद कर रहे हैं। तो वो एक डिस्टेंस जरूर होता है, बट हाँ इतना हेल्प होता है उनका, इस तरह से उनसे बात की जाती है, एक बड़ा ह्यूमन वे में बात की जाती है, कि उनकी इच्छा जरूर होती है कि सर बाहर जरूर मिलिएगा। तो वो हम लोगों को वहां पर एक बाउंड्री सेट करनी रहती है। हुँ, हुँ। हम्म। एंड जो इनमेट्स होते हैं वो, आपने बताया कि थोड़े बहुत जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे वो लोग वो करते हैं इसे। इसके हम्म। अलावा वो स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, और या फिर वो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है ना कि जब भी कोई जेल से बहुत टाइम बाद निकलता है तो वो हाँ एकदम हट्टा-कट्टा निकलता है और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अपना एक केस बताता हूँ, इसी में छोटा सा केस है वो। तो वो इनमेट है, वो पूर्वांचल साइड से हैं यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पर है वो, एक मर्डर केस में था यहाँ पे मेरे साथ ही। तो शुरू शुरू में हमने बात करना शुरू किया कि 2023 में मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ पे, और उसी के बाद वो आ गए। तो हम, पहले हमारी भी कोई ऐसी जेल का कोई ट्रेनिंग नहीं, जो भी हमारी ट्रेनिंग है हॉस्पिटल लेवल ट्रेनिंग है। अब हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट रहते हैं, पर यहाँ पे तो एक उस टाइम भी लगता था। तो जैसे वो फर्स्ट टाइम आए, तो अब उनसे जब बात होना शुरू हुई तो धीरे धीरे वो अपने लाइफ के बारे में बताने लगे। तो मतलब वो ये बताते हैं कि सर मैं सुपारी लेके किलिंग करता था बाहर। मतलब वो इस लेवल पे, मतलब उन्होंने बताया कि मैं एक हिटमैन था, तो इस तरह से वो लोगों ने मेरा यूज किया। वो कहते हैं कि सर मैं इतना भोला था, मैंने भाग के शादी करी थी, मुझे पैसे चाहिए थे, तो इस वजह से उन्होंने, मतलब मुझसे इस तरह से कोई काम करा लेता था। पर धीरे धीरे समझ में आया कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे बात होती थी। तो फिर जब उन्होंने बचपन से पूरी स्टोरी सुनाई कि हम इतने भाई थे, हमारे माँ बाप ऐसे थे, हम इस फैमिली से आते थे, काश हमने घर वालों की सुनी होती। तो वो पूरा, जब पूरा लाइफ उनका शुरू हुआ, उन्होंने सारा चीज़ बताना शुरू किया। मतलब ओवर 15+ सेशंस मैंने उनके साथ लिए। तो धीरे 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 ही हैज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कि आज वो हमारे जेल में, मतलब उनको तब से लेके अभी तक हर बार 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं कभी नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी जेल के किसी काम में हेल्प कर रहे हैं। इवन उसके बाद से उन्होंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया। तो जिस वार्ड में वो है, उस वार्ड में वो मंदिर के पुजारी बन गए हैं अब। तो उस वार्ड में अपनी पूजा करते हैं, और बताते हैं कि सर आपसे मैंने बात किया था, मुझे इतना अच्छा लगा, आपने मार्गदर्शन दिया, जो बात आपने मुझे समझाई ना, वो बात मैं अंदर और लोगों को भी बताता हूँ। हुँ। तो इस तरह से, मतलब एक वो जर्नी होती है कि जितना हम टाइम देते हैं, वो एक तरह से वो बिल्कुल धीमे धीमे पकने वाली बात है, कि कहाँ वो क्या लाइफ थी, वहां से हुँ। खींच के बात करना। अब यही थी कि उनकी इच्छा थी बात करने की, तभी आए। अब इस तरह के लोग बहुत सारे वार्ड में भी हैं, वो साफ मना कर देते कि मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं आऊंगा काउंसलिंग में। बट उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने बोला कि सर मैं इतना चीजें सोचता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे हमने पूरा, मतलब एक तरह से पूरा इंजन खोल के देख लिया, पूरी लाइफ खोल के देख ली वहां पे, बात करते करते करते। और आज भी हमसे मिलते हैं, महीने में एक बार हम लोग जरूर बात करते हैं वहां पे। तो बताते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि एक जो स्पिरिचुअल जर्नी है या रिलीजियस जर्नी है, तो वहां पर हर वार्ड में मंदिर बने हुए हैं। हर हर इनमें, जैसे कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो सबके लिए उनके हिसाब से रिलीजियस व्यवस्थाएं करी गई हैं। तो इस तरह से, मतलब वो एक उनका ट्रांसफॉर्मेशन था, और उनको देख के बड़ा बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब वो भी बोलते हैं कि सर मतलब ये हुँ। बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी लाइफ का। तो इस तरह से, मतलब छोटे छोटे केसेस हैं, है ना। अब हाँ। एकदम बहुत क्लैरिटी से नहीं बता सकता, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो उस तरह से हैं। हुँ। हम्म। कई बार राइट, क्या वो रहता है मतलब कि खुद में कोई ही होना चाहिए इनमेट्स है। कि चेंज होना है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक इनमेट था, है ना, वो उतना वर्बल नहीं है, वो अपनी बातचीत करने उतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो
उनको क्या ठीक है। हुआ कि वो उनको जेल में बंद करवा दिया। जैसे उनके भाई थे, तो उसके उनके हिस्से की जमीन उनके भाई ने अपने नाम करवा ली उनको धोखा देके, और उनको जेल में डाल डलवा दिया। मतलब कोई भी एक केस लगा के, बिकॉज जो भी उनका जिस भी तरह की व्यवस्था थी। अब वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए, इतना ज्यादा वो सैड थे कि ही वॉज लिटरली सुसाइडल वहां पे। और उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे बात करूंगा, मैं कोर्ट डेट पे भी कैसे जाऊंगा। तो लिटरली उनकी प्रैक्टिस करवाते थे। मानो कि कल उनकी कोर्ट डेट है, उनको कोर्ट डेट पे जाना है, तो मैं बिठा के उनकी प्रैक्टिस करवा रहा है कि देखो आप पहले क्या करोगे, आप जाओगे जज के सामने, जज के सामने आप हाथ खड़ा करोगे, जज को क्या बोलोगे, जज साहब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे प्लीज कृपया करके सरकारी वकील दिलवा दीजिए। मतलब उनकी एक एक लाइन उनकी प्रिपेयर करवाई थी हमने, पूरा रोल प्ले करवाया था कि आप जज के सामने खड़े हैं, आप ऐसे बात करेंगे। फिर जब उनकी बेल हो गई, तो बेल ऑर्डर निकलवाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वहां पे फिर उनको तैयार करके फिर वहां पे लीगल ऑफिसर के पास गए, उनसे बात करवाई। तो इस तरह से भी रहता है कि मतलब डायरेक्टली मेंटल हेल्थ नहीं है वहां पे, मतलब या हम्म। मेंटल हेल्थ है, बट मेंटल हेल्थ खराब क्यों हो रही है, क्योंकि सर्टेन डिफरेंट फैक्टर्स हैं। किसी की मेडिकल इलनेस है, किसी की लीगल इश्यूज हैं, है ना, किसी का कोई और इशू है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को बहुत एक्टिवली रोल भी निभाना पड़ जाता है कि उनके लिए वहां पे जाके बात करनी पड़ती है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। कई हैं नशे करने वाले जो लोग हैं, कि सारे लोग तो नहीं, पर कुछ पॉजिटिव जरूर रिस्पॉन्स मिले हैं कि वो बोलते हैं कि सर मैंने नशा छोड़ दिया। मतलब एक बार एक केस ऐसे ही आया था हमारे पास कि उसको बहुत अच्छे से हमने 3-4 सेशन नशे पे हमने बात किया। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आया, तो बोलता है कि सर इस बार मैंने कुछ नया नहीं किया है। मैंने नशा, मैं आपने जो बोला था ना, मैंने नशा बिल्कुल भी नहीं किया, इस बार नशा करके नहीं आया। वो मेरे ना, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उनकी डिलीवरी थी, तो डिलीवरी के चक्कर में जिस दिन मेरी तारीख थी, मैं तारीख पे जा नहीं पाया, तो इसलिए मैं ओके। मेरी 1-2 तारीख मिस हो गई। उस वजह से मुझे दोबारा से कस्टडी का ऑर्डर दे दिया गया, पर मैंने कुछ नया नहीं किया सर। तो बोला इस तरह से भी सुनने मिलता है। तो हर तरह की स्टोरी है वहाँ पे, कुछ पॉजिटिव है, कुछ अच्छा है। मतलब हमारे लिए अगर एक भी, अगर हम 10 से बात कर रहे हैं, पर अगर एक कहीं भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो अच्छा लगता है, वर्थफुल फील होता है। मतलब हाँ। हमारा काम राइट। ऐसा है यहाँ पे एज अ काउंसलर, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी में नहीं है ये काम, है ना, कि कहीं पे भी ऐसा, मतलब साइकोलॉजिस्ट भी आप जनरली पब्लिक में ही उतना नहीं है, है ना। आज के टाइम पे भी एक ग्रोइंग फील्ड है, और स्पेसिफिकली जेल के अंदर जहाँ पे वो एक ऐसी पॉपुलेशन है जो बहुत साइडलाइंड है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लोगों को लगती है। तो वो सर्टेन सिक्योरिटी रीजन से कोई इन्फॉर्मेशन हम बाहर नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो काम अंदर करते हैं, अगर एक कहीं पे भी कुछ अच्छा लगता है ना, तो वो एक हिम्मत देता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। मतलब सैलरी वगैरह तो सारी चीज़ें साइड में गई, है ना, ये सारा सब हम्म। साइड में गया। बट एक सेवा भाव आता है कि आप किसी की लाइफ में कहीं इम्पैक्ट डाला है थोड़ा सा, कि शायद मेरे वजह से, शायद हम में से किसी एक के भी एफर्ट की वजह से किसी की लाइफ बन जाए। तो वो एक बहुत अच्छी हाँ। फीलिंग होती है। मतलब वो फीलिंग मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, वो वाली चीजें। समझ सकता हूँ। बिल्कुल। इसके अंदर मतलब ऐसे मैं थॉट लगा रहा हूँ कि आपके अभी तक के करियर में ऐसे आपने इंटरेक्शन करा है किसी से जिस पे मतलब है ना लॉ ने डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी है, उससे आपने काउंसलिंग करी है उसकी? हाँ बिल्कुल हुआ है हमारा बात उनसे। डेथ पेनल्टी किस में तरीके के उनका आप ऐसा था काउंसलिंग कि देते होंगे? डेथ पेनल्टी वाला एक केस आया था, शायद वो कहीं और जाना था उनको, ठीक है, तो वो रो ही रहे थे, मतलब वो ग्रीफ पीरियड में बहुत ज्यादा थे, है ना। तो ये वाला एक इस तरह से चीज था कि कहीं बाहर कंट्री में उनको जाना था, वहां सजा हुई थी उनको। तो फिर वही था ओके। कि बात करने का टाइम हमें कम मिला, कि हमने कोशिश किया कि ठीक है जो भी है, मतलब जनरली हम लोग यही कोशिश क्या करते हैं कि वो एटलीस्ट एक्सेप्टिंग टर्म्स पे आए, कि जो भी अब सिचुएशन हो रही है। पहला तो एक जो रहता है कि तरीका, कि आप ट्राई कर सकते हो कि मर्सी प्ली के लिए कि आप माफ़ी मांग सकते हैं, या आपकी सज़ा डेथ पेनल्टी से लाइफ कर दी जाए, तो एटलीस्ट जिंदा तो रहेंगे हम। तो उस तरह से कोशिश करते हैं। वो वाली बात, वो काम लॉयर का है जनरली उनके, कि लॉयर कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि जैसे कई बार क्या होता है कि वो अपर कोर्ट्स में जाएं, तो उनकी सज़ा हाँ, चेंज हाँ। कर दी जाती है, कि लाइफ डेथ पेनल्टी की बजाय उनको ओके, ओके। लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको कर दिया जाए।
तो थोड़ी सी ओके, ओके। कम कर दी जाए उनकी सजा, वो उस तरह से वो प्ली कर सकते हैं वहां पे कि हाई कोर्ट में जाके, ये मेरा कहने का मतलब था। तो एक उम्मीद तब ओके, भी ओके। रहती है उनको, है ना। और जनरली मतलब हाँ। बहुत बहुत ज्यादा रेयर है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो एक मुझे सुनने मिला था वो भी इसलिए था क्योंकि वो दूसरी जगह जाना था उनको, कि किसी अदर कंट्री में उनको वो सजा सुनाई गई थी और वो यहाँ पे थे, तो फिर इस यहाँ से उनको फिर वहीं उसी कंट्री भेजना पड़ा था। ठीक, तो वो वैसा सा एक केस था। पर अभी तक तो मतलब हमें या हमने किसी भी पूरे जेल में अपने डेथ पेनल्टी का हमारे टाइम पे तो हमने नहीं सुना है इतना। जितनी भी कॉन्वर्जेशन हुई आई गेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही, मुझे बहुत ज़्यादा जानने को मिला, एंड जो भी व्यूअर्स अभी तक पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी कॉन्वर्जेशन। सो हम्म। या अभी यहीं तक ही रखते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है रोहन, थैंक यू सो मच आपने बुलाने के लिए मुझे। या थैंक यू सो मच सक्षम अपना टाइम देने के लिए, एंड इन फ्यूचर हमें और बातचीत करनी होगी तो हम जरूर। आपको वापस इनवाइट करेंगे ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और मतलब आज तो थोड़ा सा एक जनरल टॉपिक्स पे हमने बात कर लिया, बट आप स्पेसिफिक अगर कभी जानना चाहते हैं कि लाइक कोई इनमेट आता है उसको किस तरह से मतलब एनजाइटी के लिए हम कैसे डील कर रहे हैं, या डिप्रेशन कैसे डील कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कैसे डील कर रहे हैं, तो कभी हम उन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। राइट, सो इसके अंदर है ना हाँ हम व्यूवर्स को थोड़ा वो दे देते हैं कि व्यूवर्स को बिल्कुल। कमेंट करना है कि अगर स्पेसिफिक अगर उनको चाहिए कि हम हाँ थोड़ा और ज़्यादा डिग इन करने वाले हैं प्रिजनर्स के माइंड के अंदर, तो उसके अंदर फिर हम बाद में फिर वापस और बिल्कुल। सक्षम के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच सक्षम फॉर योर टाइम वंस अगेन। ओके, थैंक यू सो मच।